कि तू भी अपना टाइम मत वेस्ट कर, तो कुछ और सोच ले, कहीं और अपना टाइम इन्वेस्ट कर। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। फॉर द सेफ साइड फिर मैंने दोबारा विर्क सर को कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि आपके सीनियर्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आप भी कहोगे 6 महीने बाद, और एक बार नहीं, हर 6 महीने बाद आप भी ये कहोगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट का जो टाइटल रहने वाला है वो बियॉन्ड द बुक्स रहने वाला है। बियॉन्ड द बुक्स क्यों? क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसा स्टूडेंट है जिस स्टूडेंट ने ना सिर्फ अपने किताबों को मास्टर किया बल्कि किताबों के बाहर की दुनिया को भी खूब जिया, हर एक चीज को एक चैंपियन की तरह जिया और CSIR नेट जून 2025 के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 31 हासिल किया। आज हम आपके साथ मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे स्टूडेंट को जिस स्टूडेंट ने अपने ग्रेजुएशन में टॉप किया, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी टॉप किया और आज वो नेट में टॉप करके आप सबके सामने हाजिर है। हमारे जितने भी टॉपर्स इस पॉडकास्ट के जरिए आपसे मिलते हैं, ये सभी हमसे वैसे भी मिला करते थे अपने रिजल्ट के बाद जब भी आते थे। ये बच्चे अपने साथ कुछ ऐसी बातें लेके आया करते थे जो बड़ी मोटिवेशन हुआ करती थी मेरे लिए एज अ टीचर भी और हमारे बाकी स्टूडेंट्स के लिए एज अ स्टूडेंट भी। लेकिन वो सभी बातें कई बार मेरे अंदर ही रह जाती थी या फिर हमारे क्लासरूम तक ही सीमित रह जाती थी। हम कोशिशें करना चाहते हैं कि ये सभी की सभी बातें आज हमारे जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं उन सबके साथ शेयर हों, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा कोई भी बच्चा अगर आज नेट के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होने की वेट कर रहा है तो उसके लिए ये एक मोटिवेशन का काम करे। मैं वेलकम करना चाहूंगा आज तानिया को, जिसने इन सब चीजों को क्वालिफाई किया, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। सो तानिया, आपका तहे दिल से स्वागत है इस पॉडकास्ट में। राइट। तो तानिया, जिस तरह से मुझे पता ही है कि आप एक बड़े ही चैंपियन स्टूडेंट रहे हो, आपने ना सिर्फ पढ़ाई में झंडे गाड़े हैं बल्कि आपने अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। चाहे वो चेस के कॉम्पिटिशन्स हो, चाहे वो डांसिंग के कॉम्पिटिशन्स हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ भी हो। बेटा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जनरली ये माना जाता है कि अगर कोई बच्चा ऐसी एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करता है ना, तो वो मैथमेटिक्स तो छोड़ो, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाता। तो ऐसा क्या है कि आपने सभी चीजों को बड़े अच्छे से बैलेंस करके अपने लाइफ को इस लेवल तक ले आए हो? प्लीज शेयर कीजिए अपने व्यूअर्स को। सर, मेरा ये मानना है कि लाइफ एक बार मिलती है, तो हर चीज़ जो जहाँ से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, हमें वो हर चीज़ कर लेनी चाहिए। बिकॉज ना कभी वक्त लौट के आता है और ना वो सेम एनर्जी कभी लौट के आती है। तो मेरे को लाइफ में चैलेंजेस बहुत पसंद थे। तो मैथमेटिक्स मेरे को ऐसा सब्जेक्ट लगता था जो हर बच्चा जिससे डरता था। मेरा इतना इंटरेस्ट बढ़ गया धीरे धीरे मैथ्स में, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ तो मेरा सर पैशन ही रहा है हमेशा। मेरे को एनर्जी और कॉन्फिडेंस ही को करिकुलर एक्टिविटीज से मिलता है। तो उस एनर्जी को मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया मैथमेटिक्स में। तो इस तरह से सर मेरा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बन गया। ओह, सो नाइस, सो नाइस, बहुत अच्छा। तो इसी से रिलेटेड मैं एक बात आपके साथ और भी शेयर करना चाहता हूँ। जब आप क्लास लगाते थे तब ना आपके साथ हमने बाकी बच्चों को भी एनालाइज किया। जब भी कोई प्रेशर सिचुएशन होती थी, कोई टेस्ट होता था, टेस्ट में कम ज्यादा मार्क्स आते थे, तो हमने देखा है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स ना अगर मार्क्स कम आ जाएं तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते थे, ज्यादा आ जाए तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते थे। लेकिन आपके केस में हमने देखा कि आप हमेशा चुलबुले टाइप के रहे हैं, बहुत खुश रहते थे आप। चाहे मार्क्स कम आए चाहे ज्यादा आए, आपका टेम्परामेंट हमेशा बिल्कुल फ्लो में रहता था, बहुत अच्छा रहता था। ऐसा क्या खास किया आपने, या ऐसी क्या आपकी खास आदतें थी जिससे आपने अपने टेम्परामेंट को इतना अच्छा किया? सर, अकॉर्डिंग टू मी, हम कोई भी काम बहुत अच्छे से सिर्फ तब कर सकते हैं अगर हम बहुत खुश हैं। Yes. और सेकेंडली मैं ये कहना चाहूंगी, स्ट्रेस हमें दो तरह से आता है। एक तो तब आता है अगर जब हमने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली हो। Yes. दूसरा तब आता है जब हमने कोई कमी छोड़ी हो। इस चीज के लिए तो हमें वे आउट खुद को पता होता है कि जब कोई काम पकड़ो उसको इस तरीके से करो, 100% एफर्ट दो कि कोई कमी रहे ही ना। ठीक है।
और जब स्ट्रेस आता है कि जब हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली होती है, देन मेरे अकॉर्डिंग हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर स्ट्रेस्ड कंडीशन में रहेगा हमारा माइंड, तो वो इतना खुल के सोच नहीं पाता, जिसकी वजह से हम रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। राइट। बात करें एग्जाम की, तो मेरे अकॉर्डिंग कि हम आते जाते क्वेश्चंस में भी ब्लंडर कर देते हैं बिल्कुल। अगर हम स्ट्रेस्ड कंडीशन में हैं। यस। यही अगर हम रिलैक्स रहें या काम रहें या बेसिकली अपने माइंड को कंट्रोल करें, तो हम वो क्वेश्चंस भी अपनी प्रायर नॉलेज के साथ टैकल कर सकते हैं जो हमें शायद नहीं भी आते हो। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रही है, हमेशा खुद के माइंड को कंट्रोल में रखना। ग्रेट एटीट्यूड बेटा, ग्रेट। बेटा, आपने अपनी बीएससी और एमएससी खालसा कॉलेज फॉर वुमेन लुधियाना से की। मोस्टली बच्चे प्लस वन प्लस टू के बाद जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी करते हैं ताकि वो आईआईटी में जाके पढ़ सके। कई बच्चों का किसी भी रीजन की वजह से जब प्लस वन प्लस टू में आईआईटी में नहीं हो पाता, वो बच्चे अपनी ग्रेजुएशन में बहुत मेहनत करके आईआईटी जैम की तैयारी करते हैं ताकि वो आईआईटी से एमएससी कर सके। तो आपका ऐसा क्या थॉट प्रोसेस था कि आपने बीएससी को चूज किया? सर, बेशक मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था, लेकिन अगर मैं सच्ची बताऊं तो उस टाइम पे ना गाइडेंस थी, ना अवेयरनेस थी, और ना ही मेरे को इम्पोर्टेंस पता थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। और सेकेंडली मेरे को टीचिंग का हमेशा से था। तो उस टाइम पे लुधियाना में सबसे अच्छा कॉलेज खालसा कॉलेज फॉर वुमेन, और आज भी वही माना जाता है। यस। तो उसको भी चूज करने के मेरे 2 रीजंस थे। एक तो यही कि मेरे को को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत अच्छी लगती थी, तो खालसा कॉलेज में वैरायटी ऑफ को करिकुलर्स हैं। और दूसरा, खालसा कॉलेज में एमएससी मैथ्स थी। तो ये 2 रीजंस की वजह से मैंने बहुत खुशी खुशी खालसा कॉलेज फॉर वुमेन में एडमिशन ली और मैंने वहां से अपनी बीएससी परस्यू करी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बेटा। अब जैसे तो हम जानते हैं कि आप थ्रू आउट एक बड़े अच्छे स्टूडेंट रहे हो, लेकिन ये कमाल की चीज है कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। इवन आपने यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया हुआ। इतना सब कुछ करते हुए आपने एमएससी में अपने कॉलेज में 2nd रैंक हासिल करी। यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने एमएससी मैथ्स में 4th रैंक हासिल करी। आपने अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज किया कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छे से पार्टिसिपेट करते थे और एमएससी में भी इतना अच्छा परफॉर्म आपने किया? किस तरह से आपने मैनेज किया? सर, बैचलर्स में तो अगर मैं सच्ची बताऊं तो मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज को प्राइमरी रखते हुए स्टडी को सेकेंडरी रखा था। तो मैंने हर वो चीज ट्राई करी जिससे मुझे कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस सीखने को मिलता था। क्योंकि वही, जैसे कि आपको बताऊंगी कि वो एनर्जी कभी लौट के नहीं आएगी। तो मैंने वो अपना इंटरेस्ट अच्छे से फॉलो किया बैचलर्स में। लेकिन जब मास्टर्स की टर्न आई तो मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि मेरे को अब अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेनी चाहिए। तो मैंने मैथमेटिक्स को अपनी प्रायोरिटी सेट किया और अपने पैशन को एज अ हॉबी ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली आई स्विच द पोजीशंस। अब स्टडी को मैंने प्राइमरी रखा और अपने पैशन को सेकेंडरी रखा। करा मैंने वही, को करिकुलर्स भी, हर ट्रिप पे मैं गई हूँ, लेकिन जो कॉन्फिडेंस, जो एनर्जी मेरे को वहां से मिलती थी, उस एनर्जी को मैंने डबल फोकस बना के अपनी स्टडी में यूज करा। जिस वजह से मेरी हर सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी पोजीशन आई और मेरी ओवरऑल 4th यूनिवर्सिटी पोजीशन बनी थी। ग्रेट। तो मैं यहाँ से यही समझता हूँ कि अगर कोई बच्चा चाहे दिन में 2 घंटे पढ़े, अगर वो कंसंट्रेशन से पढ़े तो वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि मैंने वैसे बच्चे भी देखे हैं कि जो पूरा पूरा दिन बैठ के पढ़ते थे, लेकिन कुछ खास डिफरेंस नहीं आता था। तो मेरा ये मानना था कि अगर 2 घंटे भी बैठे हैं तो ऐसे पढ़ो, इतने फोकस और कंसंट्रेशन से पढ़ो कि आपका 6 घंटे वाला काम आपके 2 घंटे में हो जाए, और जो टाइम आपका बच जाता है उसमें आप कुछ और कर सकते हैं, उसमें आप अपना इंटरेस्ट फॉलो कर सकते हैं। ग्रेट। तो फिर आपने एमएससी के बाद नेट के बारे में कैसे सोचा, और नेट ही प्रिपेयर करना था तो नेट की प्रिपरेशन के लिए आपने हमें ही क्यों चूज किया? सर, मास्टर्स के 3rd सेम में ही मेरे एचओडी हैं खालसा कॉलेज में, रितु मैम। तो वो मेरे को हर स्टेप पे गाइड करते आए हैं। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे गाइड किया कि अब मेरे को नेट की प्रेपरेशन कर लेनी चाहिए। तो उस टाइम पे ऐसे होता था कि मैथमेटिक्स में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो या तो विर्क सर को कॉल करते थे या मोहन सर को कॉल करते थे। तो मैंने विर्क सर को कॉल किया, उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी और मेरे को कुछ ना बुक्स रेकमेंड करी।
मैंने वो बुक्स परचेज करके पढ़नी स्टार्ट करी। वो बुक्स मेरे को इतनी अच्छी लगी कि मेरी मास्टर्स में परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो गई और मेरा और इंटरेस्ट बढ़ गया सब्जेक्ट्स में। अलजेब्रा या फिर वो रियल एनालिसिस में मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया, जो सब्जेक्ट्स बहुत डिफिकल्ट माने जाते हैं। Yeah. तो मैंने अपने सीनियर से डिस्कस किया, तो वो 2-3 साल से दे रहे थे, वो काफ़ी नेगेटिव थे नेट को लेके कि हमारा तो नहीं हो रहा है, हमेशा 2-3 नंबर से रह जाता है, कि तू भी अपना टाइम मत वेस्ट कर, तो कुछ और सोच ले, कहीं और अपना टाइम इन्वेस्ट कर। पर मेरे को था अभी पढ़ तो लिया है थोड़ा बहुत, तो चलो देखते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट ही दे देते हैं। और सर्च किया मैंने MIM के बारे में, तो मेरे को पता चला कि आपकी ही 3 दिन की क्लासेस थी जिसमें आपने रियल एनालिसिस के PYP डिस्कस किए थे। Right. सर वो 3 दिन की क्लासेस ने मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दिया, इतना इंटरेस्ट मेरा बढ़ा दिया। तो मेरे को था अब तो मैं पूरे मन से अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगी, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैटेगरी 3 हो गया था, जस्ट विद द हेल्प ऑफ बुक्स एंड वो आपकी 3 दिन की क्लासेस। मेरे 93 मार्क्स बने थे, तो मेरा भी कुछ ही नंबर से नेट रह गया। उस टाइम पे मेरे माइंड में वो बात आई जो मेरे सीनियर्स ने बोली थी। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। फॉर द सेफ साइड फिर मैंने दोबारा विर्क सर को कॉल किया कि सर मेरा कैटेगरी 3 तो हो गया, कुछ नंबर से नेट रह गया, पर ऐसे ऐसे करके मेरे सीनियर्स ने मेरे को एक टाइम पे बोला था। पहले तो सर बहुत खुश हुए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मास्टर्स करते करते कैटेगरी 3 हो जाना ये बहुत बड़ी बात है, तो यू शुड अप्रिशिएट दैट। तो उन्होंने बोला कि आपके सीनियर्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आप भी कहोगे 6 महीने बाद, और एक बार नहीं, हर 6 महीने बाद आप भी ये कहोगे। पता है क्यों? क्योंकि शायद आप अब ये सोचोगे कि ट्यूशन्स पढ़ा लेती हूँ, BEd स्टार्ट कर लेती हूँ, साइड बाय साइड कोई जॉब कर लेती हूँ और नेट का एंड में 2 मंथ्स में पढ़ के दे दूंगी। कहते फिर आप भी यही चीजें बोलोगे और आप यही गाइड करोगे। तो ही गाइडेड मी कि नेट एग्जाम ऐसा है कि आप अपना पूरा टाइम, पूरे एफर्ट्स एक बार इसको दे दो, फिर आप एग्जाम देने जाओ, फिर आप डिसाइड करो कि क्या ये आपके बस का ही नहीं है, या फिर शायद आप में हल्की सी कमी है जिसको फुलफिल करके आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो। तो उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छे से गाइड किया। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कोचिंग लूंगी, ना ही रिकॉर्डेड कोर्स, उससे भी बेटर लाइव, ना ही लाइव, उससे भी बेटर ऑफलाइन, जिसमें मैं साथ में कुछ भी नहीं करूंगी, अपना 100% टाइम और एफर्ट सिर्फ और सिर्फ कोचिंग को दूंगी। तो मैंने चंडीगढ़ आने का सोचा और MIM से मैंने कोचिंग ली। और MIM चूज ही क्यों किया, इसका सर रीजन ये है कि मैंने सर्च करी बाकी इंस्टीट्यूट्स भी। तो पहले बात तो उन्होंने मेरे को हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल उन्होंने मेरे को रेकमेंड नहीं किया। दे सेड कि 1 क्लिक पे आपके पास सारा कुछ आ रहा है, तो व्हाई यू नीड नोट्स, कि ये बेटर है आप यहीं से पढ़ सकते हो, ये हमेशा आपके पास रहेंगे। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, बिकॉज मेरा ये मानना था हमेशा से कि फोन से आप उतना कनेक्ट होके पढ़ नहीं सकते। जो फीलिंग आपको बुक्स पकड़ के आती है वो आप फोन्स के थ्रू नहीं ले सकते। मैंने MIM में कॉल किया ऐसे सर्च करते करते। तो यहाँ पे मैनेजमेंट टीम ने जब मेरे से बात करी, इतने अच्छे से बात करी, उन्होंने मेरे को समझाया हार्ड कॉपी क्या, उन्होंने बताया कि आपके पास पहुंच जाएगी, जिसमें टेस्ट भी इंक्लूडेड रहेंगे, सारा कुछ होगा। तो जब मैंने ऑफलाइन ज्वाइन करा, मैंने आपकी क्लासेस लगाई, आपने डायरीज बनाने का बोला था। तो सर सबसे अच्छी बात ये है कि वो डायरीज मैंने नहीं बनाई फर्स्ट मंथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को लगता था याद ही तो है, क्यों ही बनानी है, कि ऐसे टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा मैं पढ़ लेती हूँ। बट वो बात मेरे को सेकंड मंथ में समझ आई, जब आपने रियल का टेस्ट लिया और सब्जेक्ट लीनियर चल रहा था। तो मेरे को लगा चीजें तो लीनियर रियल की सब मिक्स हो रही हैं, रिजल्ट्स तो याद नहीं है, तो अभी तो लगता है मेरे को डायरी चाहिए। तो मैंने सर डायरी बनाई, सिर्फ रियल की नहीं, मैंने सारे सब्जेक्ट्स की डायरीज बनाई। और जो मेरा एंड वाला मंथ था प्रेपरेशन, जिसमें रिवीजन चल रही थी, उसमें मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं पूरे नोट्स रिवाइज करती। उसमें वो डायरीज इतनी काम आई, फटाफट डायरीज हो जाती थी, और उसके बाद मेरे पास खूब टाइम होता था क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का। तो आई वाज लकी टू चूज MIM। ओह नाइस, सो नाइस बेटा, वेरी इंस्पिरेशनल। और मैं बस इसमें एक बात जोड़ूंगा, क्योंकि कई बच्चे आज जो हमें देख रहे हैं ना, इनमें से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद इस वक्त भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पिछले 2-3 बार से वो तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी से वो नेट क्वालिफाई कर नहीं पा रहे। तो कुछ नेगेटिविटी इन बच्चों में अभी भी है जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके दिमाग में भी पक्का होगी। अब आपने ये सारा कुछ पार कर लिया है, अब आप उस नेगेटिविटी के बारे में क्या सोचते हो?
सर नेगेटिविटी है, आई डू एग्री विद इट। Yes. मेरे सीनियर्स की भी जैसे मैंने आपको बात बताई, राइट अगर मैं उनकी बात पे बिल्कुल ट्रस्ट कर लेती तो शायद वो नेगेटिविटी मेरे में भी आती और मैं अपने जूनियर्स को भी सेम गाइड करती। राइट लेकिन फर्क पड़ा गाइडेंस का। एक तो राइट टाइम पे गाइडेंस और प्रॉपर गाइडेंस, Yeah. ये जब मेरे को मिली तो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। और सर अगर मैं बात करूं कि नेट ऐसा एग्जाम है जिसे क्वालिफाई करना अपने आप में ही अचीवमेंट है। एग्जैक्टली क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप प्रेपरेशन करते हो आपको सिर्फ नॉलेज नहीं मिलती, आप और बहुत चीजें सीख जाते हो। प्रेशर को कैसे देखना है, ओवरकम करना है, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें मेरे को सीखने को मिली, एक्सपीरियंसेस मिले। ये सीखा कि गिव अप नहीं करना होता है, यस जबकि और ज्यादा हमें स्ट्रॉन्गर बन के फाइट करने की जरूरत होती है। और सर एक और चीज कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत बिग प्लान्स नहीं होते हैं, Yeah. उन्हें बस अपना नेक्स्ट मूव पता होता है। यस आई एम वन ऑफ देम। Okay. मेरे को मेरा एम क्लियर है कि मेरे को टीचिंग की साइड जाना है और मेरे को मेरा नेक्स्ट मूव पता है। तो मैं बहुत बिग प्लान्स के साथ अपने आप को प्रेशराइज नहीं करती या स्टिक टू वन टारगेट नहीं करती। तो मैं बस अपनी मेहनत और मेरे बेस्ट मेंटर्स जो आप लोग हैं, मेरे खालसा कॉलेज के टीचर्स रहे हैं, इनकी गाइडेंस, इनकी ब्लेसिंग्स के साथ साथ अपने नेक्स्ट मूव्स डिस्कस करती हूँ। अपनी सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो मैं एग्जाम टाइम इश्यूज कह सकते हैं, Yes. वो सब चीजें डिस्कस करके इनकी गाइडेंस के साथ मैं आगे परस्यू करती रहती हूँ। ओह ग्रेट बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। एक्चुअली नेट की प्रिपरेशन से पहले जो नेगेटिविटी थी उसको आपने ओवरकम करके आज नेट क्वालिफाई किया जी। और आपका ये एग्जांपल जो अभी बच्चे नेट तैयार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, मोटिवेशनल होने वाला है। बल्कि अब मैं एक बात इसमें और जोड़ूंगा कि कई बार बच्चों को नेट क्वालिफाई करने के बाद भी नेगेटिविटी रहती है कि अब नेट क्वालिफाई हो गया तो अब क्या। तो उन बच्चों के लिए अब मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप सभी ने हमारे पिछले पॉडकास्ट को देखा ही होगा, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, हिमांशी का पॉडकास्ट था जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से उस बच्ची ने भी अपने लाइफ में जब नेट का एग्जाम दिया तो सिर्फ नेट की ही तैयारी करी और फालतू कुछ नहीं सोचा। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में एमएससी के साथ ऑल इंडिया रैंक 22 हासिल किया जीएरएफ में। फिर उसने अपने इंटरव्यूज की तैयारी करी। इंटरव्यूज की तैयारी करने के बाद उसने आईआईटी इंदौर से अपनी पीएचडी को कंप्लीट किया और पीएचडी कंप्लीट करने के एक हफ्ते के अंदर अंदर वो बच्ची पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में आज एज अ लेक्चरर पढ़ा रही है। और ऐसे ही बच्चे हैं जो फ्यूचर में डिफरेंट जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं जिनके जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर चूज होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स लगती हैं, यही वो बच्चे होंगे जो उन एग्जाम्स में भी टॉप करेंगे। तो अगर किसी बच्चे को नेट के एग्जाम के बाद भी नेगेटिविटी है तो उसके लिए हमारी हिमांशी एग्जाम्पल है, और अगर नेट से पहले किसी को नेगेटिविटी है तो हमारी बच्ची एग्जाम्पल है। थैंक यू बेटा। ठीक है बेटा, सो आगे बढ़ते हैं। बेटा अगला सवाल मेरा थोड़ा सा मतलब नाजुक हो सकता है, तो प्लीज आराम से आप उत्तर दीजिएगा। कई बार क्या होता है कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई नहीं हो पाता। अनफॉर्चुनेटली आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ मार्क्स से नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया था। उस वक्त बहुत नेगेटिविटी आती है, मुझे लगता है कि आपको भी आई होगी, बड़ा नेचुरल है। आपने उस नेगेटिविटी को कैसे ओवरकम किया और अपने इस अटेम्प्ट में अपने नेट के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 31 हासिल किया? सर उस टाइम मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं डीमोटिवेट होके गिव अप कर देती, दूसरा रास्ता था कि मैं अपनी गलतियों से कुछ सीखती, मेंटर से राइट गाइडेंस लेती और एक और अटेम्प्ट देती। एंड एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि मेरे को चैलेंजेस बहुत पसंद है, तो मेरे को गिव अप करना ठीक नहीं लगा। तो मैं आपके पास आई थी और उस टाइम आपने मेरे को एक बात बोली थी कि मे बी इट वॉजंट योर डे बट दैट डजंट मीन यू आर नॉट कैपेबल इनफ। ये बात मेरे को बहुत हिट करी और इस बात से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि अगर एक टीचर मेरे में इतना कॉन्फिडेंस रख रहे हैं तो मैं सेल्फ डाउट में कैसे जा सकती हूँ। तो मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट करी, आपकी गाइडेंस मैंने ली कि सर अब मेरे को कैसे तैयारी करनी चाहिए, मैं किस एंगल से या किस तरीके से मेरे को हिट करना चाहिए एग्जाम को। तो आपने मेरे को काफ़ी अच्छा गाइड किया टेस्ट के बारे में कि टेस्ट बहुत सीरियस होके देने हैं, प्रॉपर टाइम प्रेशर को फील करना है। तो सर ऐसा एक भी टेस्ट नहीं था जो मैंने ना दिया हो। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे इधर टेस्ट के जब टेस्ट का वो फिनिश हो जाता है ड्यूरेशन, तो उसके बाद रैंक्स आते हैं।
वो रैंक्स एक मेरे अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखता था। हल्का सा भी मेरा रैंक पीछे चला जाता था तो मेरे को एक नेचुरली एक पुश मिलता था कि अब मेरे को और तैयारी करनी और मेहनत करनी, मेरा रैंक पीछे नहीं जा सकता। Okay. अगर मैं ये क्लास के स्टूडेंट्स में पीछे रह गई तो मैं ऑल इंडिया लेवल पे आगे कैसे जाऊंगी। बिल्कुल। तो फिर मेरे को होता था कि मेरे को टॉप 10 में आना है, देन टॉप 5 में आना है, देन टॉप 3 में आना है। ये चीज़ मेरे अंदर आती गई, वो सिर्फ टेस्ट की वजह से आई। Yes. और दूसरा, जैसे कि आपने डायरीज का मेरे को गाइड किया था, वो मैंने बहुत सिंसियरली मेंटेन करी और आज भी वो मेरे साथ है और मेरी हेल्प करती हैं बहुत ज़्यादा। तो सर यही चीज़ें थी और मैंने अपनी मिस्टेक्स पे काम किया। जो मिस्टेक्स, जो ब्लंडर्स मैंने करे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे, मैंने उन पे काम किया, आपसे डिस्कस करती गई मैं साथ साथ। और इन सब चीज़ों ने एक स्पिरिट भर दी मेरे अंदर कि अब मैं अगर अटेम्प्ट दूंगी तो अपना 100% दूंगी, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। तो सर इसकी चीज़ से मेरा नेट हो गया इस बार। ओह सो नाइस। मतलब 3 चीज, टेस्ट, जी डायरीज एंड मिस्टेक्स पे कैसे वर्क करना है। मैं आप ही के जरिए अब जितने भी बच्चे इस वक्त नेट की तैयारी कर रहे हैं उन सबको भी यही कहना चाहूंगा कि आप सबको रेगुलरली टेस्ट देने बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, कई बार हमें लगता है कि हमारी टेस्ट की तैयारी मे बी 70% है, मे बी 50% है, मे बी 10% है, लेकिन क्या आप पक्के से कह सकते हैं कि 10% आपकी तैयारी है तो आपके 10% मार्क्स पक्के आ जाएंगे? नहीं आ पा रहे तो मतलब आपकी 10% तैयारी भी ठीक नहीं है। एंड अब आप सोचिए कि अगर आपने एक टॉपिक में ऐसा किया तो अगले टॉपिक में ऐसी क्या गारंटी है कि आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ जाएगी। ये जो टेस्ट में बच्चे ने हमें बताया कि रैंक्स आपको मोटिवेट करती हैं आगे और बेटर करने के लिए, इसलिए टेस्ट देने बहुत जरूरी होते हैं। डायरीज मेंटेन करना वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्टेक्स पे वर्क करना कि वो दोबारा रिपीट ना हो, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम इसी तरीके से चल पड़ते हैं तभी हमारा जो कमबैक होता है हमारे सेटबैक से स्ट्रांगर होता है। सो बेटा, आपने हमारे साथ नेट की तैयारी ऑफलाइन बैच में करी और मुझे याद है कि जब आपकी कॉन्वोकेशन थी उस दौरान आपने 2 दिन का ऑफ लिया था और उन 2 दिनों में आपने क्लासेस को ऑनलाइन लगाया था जी। और फिर आप वापस ऑफलाइन मोड में आ गए थे। तो मैं आपसे बस ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या डिफरेंस लगा आपको हमारी ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में, प्लीज शेयर कीजिए। सर अकॉर्डिंग टू मी डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं था क्योंकि कंटेंट भी सेम ही कन्वे हो रहा था और स्टडी मटेरियल भी वही था जो ऑफलाइन में होता है। यस यस यस। मेरे को जो फील हुआ कि सिर्फ लेक्चर जो डिलीवर हो रहा है वो मैटर नहीं करता, हाँ। बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन्वायरमेंट। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, जब मैं क्लास में बैठी होती थी, जब हर साइड से आंसर्स आ रहे होते थे, तो मेरे अंदर एक प्रेशर जनरेट होता था, मेरे को आंसर करना है। एक ये चीज, और दूसरा एक ग्रुप बन जाता है जिसकी वजह से हम डिस्कस कर लेते थे आपस में, क्लास के बाद भी डिस्कस कर लेते थे, टीचर के साथ भी साइड बाय साइड डिस्कशन हो जाती थी। तो बस फर्क तो कुछ नहीं था, अच्छा ऑनलाइन भी काफी था। और ये कि बस जब ऑफलाइन में हम क्लास लगाते थे ना 3 घंटे की, तो हमें वो टाइम नहीं पता चलता था क्योंकि वो पूरी क्लास और सर जब पढ़ा रहे होते थे वो एक एनर्जी इतनी ज़्यादा, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे कि हमें पता ही नहीं चलता था 3 घंटे कब निकल गए। ऑनलाइन में 3 घंटे आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हो जिसकी वजह से फोकस, कंसंट्रेशन, आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं देन ऑफलाइन कोचिंग। सो बस इतना सा फर्क है। ऑलराइट, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो चलिए तानिया, अब हम इस पॉडकास्ट के अगले सेक्शन पे चलते हैं और अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिनका जवाब आपने जल्दी जल्दी देना है, जैसे रैपिड फायर क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। मेरा सबसे पहला सवाल, प्रेजेंटली जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस कर रहे हैं? सर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम सोशल मीडिया एंड फेक रिव्यूज, choosing fake reviews for the sake of their career. Alright, next question, आपका फेवरेट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कौन सा है? Point set topology. गुड। प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा हेल्प किस चीज ने की आपकी? So balance between my mental health and physical health. गुड। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? Self talk. गुड। वर्स्ट एडवाइस दैट यू इग्नोर्ड? MIM में कोचिंग लेने से पहले मेरे को किसी ने अप्रोच करा था फॉर ऑनलाइन कोचिंग, जो स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, तो आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। तो वो वर्स्ट एडवाइस थी मेरे लिए और वो मैंने इग्नोर करके बहुत अच्छा किया। दैट इज गुड। वन मंत्रा फॉर एग्जाम डे काम? सर ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। ओके, गुड, ग्रेट। अब क्या आप हमारे बच्चों के साथ कोई एडवाइस शेयर करना चाहेंगी जो बच्चे अभी नेट की तैयारी कर रहे हैं? सर माय एडवाइस वुड बी learn to enjoy your journey.
बिकॉज मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जो एग्जाम प्रेपरेशन में या ऑन द एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं कि उनका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है. राइट. सो अकॉर्डिंग टू मी इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना चाहिए कि मेंटल पीस ही खत्म हो जाए और आप सही तरीके से काम ही या परफॉर्म ही ना कर पाओ. तो ये एडवाइस है मेरे सभी बच्चों के लिए. ग्रेट, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. जी सर. सो डियर व्यूअर्स, आई होप आप सभी ने तान्या की इस पॉडकास्ट से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, मोटिवेशन फील की होगी. तो मैं इस पॉडकास्ट के बाद बस यही कहना चाहता हूं कि तान्या की जो जर्नी है वो सिर्फ रैंक तक सीमित नहीं है. ये इस बात का रिमाइंडर है कि हार्डवर्क, क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंट एफर्ट आपको जिंदगी में किसी भी हाइट तक पहुंचा सकता है. हमारे बच्चे का काम एटीट्यूड और क्लैरिटी इस बात का गवाह है कि यू डू नॉट नीड पैनिक टू सक्सीड. थैंक यू तान्या फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस. एंड मैं अपने सभी श्रोतागणों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर इस पॉडकास्ट से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड इस बात को याद रखिएगा कि जिंदगी में सक्सेस उन्हीं के कदम चूमती है जो कंसिस्टेंटली अपने काम को आगे बढ़ाते चलते हैं. अब हम आपसे मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में एक और शख्सियत के साथ. टिल देन, थैंक यू सो मच.